हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को पकड़कर अपने मास्टर के पास ले जाते हैं। जैसे ही लड़की मास्टर के पास पहुंचती है तो वो कहती है, लिंग सी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लिंग सी पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तभी वो एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है जिसमें आवाज आती है कि लिंग सी सिर्फ मेरा है, तुम तो एक नैनी की लड़की हो और तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। तभी लिंग सी बंद कर देता है उस रिकॉर्डिंग को और उसके बाद लिंग सी कहता है, तुमने वोंगटोंग के साथ ऐसा क्यों किया? आज तुम्हारी वजह से वोंगटोंग हॉस्पिटल में है। जैसे ही शेंगयेंग अपनी सफाई देना चाहती है वैसे ही वोंगटोंग उसे रोक देता है और कहता है, तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जो तुमने वोंगटोंग के साथ किया मैं उससे बदतर तुम्हारे साथ करूंगा। और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है जबरदस्ती। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वोंगटोंग हॉस्पिटल में है और शेनयेंग अपने घर चली जाती है, जहां वो कुछ लोगों को देखती है जो उसके घर का सामान बाहर ले जाते हैं। तभी उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की पाकर हमारा परिवार बहुत दुखी है। तुम्हारी वजह से शेंग परिवार आज सड़क पर आ गया है। हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे कंपनी डूब चुकी है, हम कहीं के नहीं रहे। तुम्हारे ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में है। हमारी फैमिली को तुम्हारी जैसी लड़की मिलना हमारे लिए बहुत ही अशुभ बात थी, जिस वजह से आज हमारा परिवार सड़क पर आ गया है। तभी शेनयान कहती है, क्या ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है? उन्हें क्या हुआ? तुम्हारी वजह से आज ग्रैंडपा हॉस्पिटल में और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम हॉस्पिटल का बिल चुका सके, ये उसके डैड उससे कहते हैं। तो वो अपने डैड से कहती है, डैड आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी और ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में ही रहने दूंगी। तभी उसका फोन रिंग करता है और हॉस्पिटल से कॉल होती है कि जल्दी से ग्रैंडपा का बिल जमा करवाइए, नहीं तो हम उन्हें डिस्चार्ज दे देंगे। तभी वो अपने डैड से कहती है कि डैड आप हॉस्पिटल वालों से बात कीजिए, आप उन्हें रोकिए, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूँ। और वो घर से निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम्हारी वजह से आज शेन फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैं भी सड़क पे आ जाऊँ? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी। तभी वो आगे जाती है और वहाँ पे लिंग सी को देखती है और उसके पास चली जाती है। वो उसे बैक करती है कि उसे थोड़े से पैसे दे दे उसके ग्रैंडपा के इलाज के लिए, लेकिन लिंग सी उसे बहुत रूडली बिहेव करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा जब तुम अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगी, जब तुम्हें वोंगटोंग माफ कर देगी। और हमारी शेनयान कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? तो हमारा सीई कहता है, तुम्हें ये करना है तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं तो देख लो तुम्हारे ग्रैंडपा की जान तुम्हारे हाथ में है। तो शेनयान को मजबूर होकर घुटनों के बल आकर माफी मांगनी पड़ती है। वो कहती है, सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे ग्रैंडपा को बचा लो। लेकिन तभी उसे फोन रिंग करता है और हॉस्पिटल से वोंगटोंग की कॉल होती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो सीई अपने मैनेजर्स को कहता है कि इसे भी तुम साथ लेके चलो। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वो शेनयेन को रूम के बाहर खड़े होने के लिए कहता है और बोलता है कि तू घुटनों के बल आकर बैठ जा, तो मैं उससे मिलके आता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है, वोंगटोंग को देखकर कहता है, वोंगटोंग क्या तुम ठीक हो? वोंगटोंग कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वोंगटोंग को ये भी कहता है कि मुझे पता है ये सब किसने किया, किस वजह से हुआ। तभी वोंगटोंग कहती है, अगर तुम्हें ये सब पता है तो मुझे इंसाफ चाहिए, लीगली हम एक्शन ले सकते हैं जिससे उसे 3 साल की सजा होगी, मुझे इंसाफ चाहिए। और तभी सीई बाहर चला जाता है और शेनयान से कहता है, तुमने वोंगटोंग की ऐसी हालत कर दी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अब तुम्हें सजा के तौर पर उसकी ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है, जो वो बोले तुम्हें करना है। तभी हम देखते हैं कि शेनयान वोंगटोंग के पास जाती है दवाई लेकर और उसे दवाई देती है और कहती है, इसे खा लो। तभी वोंगटोंग कहती है कि तुम मेरी मास्टर मत बनो, मैं अपने आप दवाई ले लूंगी जब मेरा मन होगा। तभी सीई अंदर आता है और वोंगटोंग देख लेती है तो वोंगटोंग शेनयान का हाथ लेकर खुद को थप्पड़ मार देती है। तभी सीई आता है और शेनयान से क्या कहता है सुनिए। शेनयान से कहता है, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? तुम्हारी वजह से वो आज हॉस्पिटल में है और तुम उसी को थप्पड़ मार रही हो, तुम्हें शर्म भी है? और उसे एक थप्पड़ लगा देता है और उसे बाहर निकलने के लिए कह देता है। जैसे ही वो बाहर जाती है,
पीछे से बाहर चला जाता है और उसे पकड़ कर कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, वोंग टोंग की आज हालत तुम्हारी वजह से है। तभी शेनयान कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो वोंग टोंग, और मेरे बीच में ऐसा क्या हुआ है, मैं सच में कुछ नहीं जानती, एक बार मुझे ट्रस्ट करो। और शेनयान वहाँ से चली जाती है। ये बातें सीई को सोचने पे मजबूर कर देती हैं और सीई अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है कि आखिर में हुआ क्या था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी शेनयान अपने ग्रैंडपा से मिलने जा रही होती है, उनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट लेकर। तभी उसे कॉल आती है कि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई है और शेनयान हमारी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ही रोती है। तभी हम सेकंड फेज में देखते हैं कि सीई को सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि हमारी शेनयान ने कुछ नहीं किया। 15 अक्टूबर को वो सिर्फ अपने घर पे थी क्योंकि 16 अक्टूबर को सीई का बर्थडे था, वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। तभी जहाँ से सब शुरू हुआ था वहीं पे हमारी शेनयान चली जाती है और वो सीई को कॉल करती है और कहती है मेरे ग्रैंडपा तो चले गए, अब मैं भी उनके पास जा रही हूँ, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और वो लेंटर से छलांग लगाने वाली होती है। तभी हम दूसरे फेज में देखते हैं कि सीई पागल हो जाता है और अपने मैनेजर को कहता है जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे वहीं पे ले चलो जहाँ पे है, प्लीज मुझे वहाँ ले चलो। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे वहाँ पे सिर्फ शेनयान का मोबाइल फोन मिलता है और वो सोचता है कि शेनयान ने वहाँ से छलांग लगा दी है। वो सारे पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल में पता करवाता है लेकिन उसे शेनयान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सेकंड फेज में हम देखते हैं शेनयान किसी के घर पे है और उसके सामने एक लड़का खड़ा है। जैसे ही शेनयान की आंख खुलती है तो वो उस लड़के से पूछती हो तुम कौन हो। तभी लड़का कहता है मैं चिनरैन हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हें बचाया है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो कूदने ही वाली होती है, तभी चिनरैन उसे बचा लेता है उसे गिरने से और उसे बहुत समझाता है कि तुम कूदो मत। और उसे समझाते समझाते शेनयान बेहोश हो जाती है और वो उसे अपने घर ले जाता है। तभी वो पूछता है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन शेनयान कुछ नहीं बोलती है और शेनयान कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, मेरे लिए यही काफी है, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर देना चाहती हूँ। और शेनयान वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे जैन नाम की एक औरत मिलती है और वो उस औरत को कहती है क्या मैं जॉब कर सकती हूँ बिना आइडेंटिटी से, मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है लेकिन मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। तभी वो जैन उसे अपने ऑफिस ले जाती है और एक फॉर्म उसे भरने के लिए देती है। जैसे ही वो फॉर्म भरती है और जैन के पास देती है तो जैन बोलती है क्या तुमने अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा, मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगी। तभी हमारी शेनयान कहती है मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। तो जैन उसे अपना मोबाइल देके कहती है तुम अपनी वीचैट इसमें ओपन कर सकती हो। सेकंड साइड में हम देखते हैं कि हमारा सीई उसे ढूंढता है और उसके घर जाता है और उसके पेरेंट्स से मिलता है। उसके डैड को बोलता है कि 3 दिन के अंदर मुझे शेनयान वापस चाहिए, तुम पता करवाओ कि शेनयान कहाँ है, वो तुम्हारे कॉल्स मैसेजेस जरूर पिक करेगी, वो मेरे कॉल्स तक पिक नहीं कर रही है। कि डैड कहते हैं हमने उसे परिवार से निकाल दिया है और सीई कहता है हम शैन इंडस्ट्री को, शैन कंपनी को फिर से शुरू करवाएंगे, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप पता करवाइए। और तभी उसके डैड उसे मैसेजेस करते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जैसे ही वो वी चैट ओपन करती है वो देखती है कि उसके डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और वो मिलने के लिए जाती है। जैसे ही वो मिलने के लिए जाती है वहाँ वो सीई को साथ में देखती है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सीई के 2 गुंडे उसके साथ भागना शुरू कर देते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाती है। जैसे ही वो एक जगह छुपी होती है वहीं पे चिनरैन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम उन काले कपड़ों वालों से क्यों भाग रही हो, तुम मुझे बताओगी या नहीं। तो वो कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, प्लीज इस टाइम मुझे छोड़ दो। तभी चिनरैन कहता है मुझे अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं उनको बता दूंगा कि तुम यहाँ छुपी हुई हो। तभी वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शिनरैन है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक होटल में, एक क्लब में काम करती है जहाँ वो एक वेटर है। तभी वो अपने मास्टर से बात करती है कि बस मुझे अपने दादा की अस्थियों को अब्रॉड ले जाना है, बस मुझे इतना पैसा कमाना है
है कि मैं अब्रॉड जा सकूं। तभी एक वहाँ पे वेटर आती है और वो कहती है 203 रूम में हमारी शिनरैम की बात हो रही है, वो इसे वहाँ पे चाहते हैं उनके साथ ड्रिंक करे। तभी हमारी मास्टर मना कर देती है कि यहाँ की लड़कियों को साथ में ड्रिंक करना नहीं है, उन्हें सिर्फ सर्व करना है, तुम ये उन्हें बता दो। तभी शिनयान कहती है नहीं मैं ये करूंगी, अगर वो मुझे पैसे पे करेंगे तो मैं करूंगी। और वो उस रूम में चली जाती है। जैसे ही वो उस रूम में जाती है तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ तो चिनरैम है और वो वहाँ हैरान हो जाती है। वैसे ही चिनरैम उसे देख कर कहता है यहाँ आओ मेरे पास, मुझसे बात करो। तभी हमारी शिनयान कहती है नहीं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी चिनरैम कहता है कि इधर आओ, तुम जितनी देर मेरे पास बैठोगी मैं उतना ज्यादा तुम्हें पे करूंगा। और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और चिनरैम वही रिकॉर्डिंग उसको सुनाता है जो उसे सीई ने सुनाई थी कि ये सब क्या है। तो हमारी शिनयान उसे अपनी सारी बात बताती है और कहती है कि क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे। तभी चिनरैम कहता है मैं अब्रॉड से वापिस आया हूँ, मुझे इस सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी वो उसे सब कुछ बता देती है। हम एक साइड देखते हैं कि उसी क्लब में हमारे सीई आ चुके हैं अपने मैनेजर्स के साथ और वो उस मास्टर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि शियान कहाँ पे है, तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा क्लब बंद करवा दूंगा। तभी वो बता देती है कि शियान 203 रूम में है और उसे 203 रूम लेके जाने वाली होती है। लेकिन शियान उनकी बातें सुन लेती है और वो चिनरैम से हेल्प के लिए बैक करती है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे वापस नहीं जाना है। तभी चिनरैम कहता है प्लीज तुम उठ जाओ, तुम घुटनों के बल क्यों बैठी हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो एक जगह पे छुप जाते हैं। सीई उन्हें ढूंढता रहता है लेकिन वो नहीं मिलते हैं। तो वो गेट के बाहर खड़ा हो जाता है कि शिनयान बाहर तो आएगी तब मैं उसे देख लूंगा। लेकिन बहुत लेट हो जाता है तो सीई अपने घर चले जाता है। एक साइड हम देखते हैं कि चिनरैम उसे टिकट्स देता है और कहता है तुम अब्रॉड चली जाओ, 2-3 दिन बाद मैं भी अब्रॉड आ जाऊंगा, फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जैसे ही वो फ्लाइट पकड़ने वाली होती है वैसे ही वहाँ पे सीई आ जाता है और उसे कहता है तुम मुझसे बचकर कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे तो नहीं जा सकती। और उसे जबरदस्ती वहाँ से अपने घर ले जाता है। तभी सीई चिनयान को अपने घर ले आता है और उसे माफी मांगता है। तभी चिनयान कहती है कि मैं अब तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया, मेरे ग्रैंडपा की डेथ हो गई, मेरी चैन फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, वो बैंकरप्ट हो गई, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, यहाँ तक कि मैंने तुमसे घुटनों के बल बैठकर भी माफी मांगी थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे से अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें माफ करूंगी। सीई कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जो तुम बोलोगी तुम्हें हर एक चीज दूंगा। तभी शिनयान कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे आजादी दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो शिनयान कहता है कि तुम जो चाहो मैं वही करूंगा। शिनयान कहती है अब तुम्हें माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सीई कहता है कि तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए किसी को केयर करने के लिए भेजता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो ऑफिस में होता है तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है। तो सीई अपने मैनेजर से पूछता है कि अब मीडिया में क्या चल रहा है। तो मीडिया में शिनयान के बारे में वही सब बातें चल रही होती है जो वहाँ पे हुआ था। तभी उसका मैनेजर बताता है कि वोंग टोंग उसे बुला रही थी, वोंग टोंग उससे बात करना चाहती है। तो सीई कहता है उसके बारे में मुझे याद मत दिलाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी सीई मैनेजर से बोलता है कि तुम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में हमारे लिए टेबल बुक करो, मैं वहाँ शिनयान को लेकर जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो और शिनयान वहाँ पे बैठे हुए हैं। तभी वो शिनयान को कहता है कि जो तुम्हें खाना है तुम ऑर्डर कर लो, तुम्हें याद है ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। तभी शिनयान कहती है मुझे भूख नहीं है, तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर सकते हो। तभी सीई कहता है तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ कि तुम मुझे कैसे माफ करोगी, जब तुम मुझे माफ करोगी तभी भी ग्रैंडफादर मुझे माफ करेंगे। तभी शिनयान कहती है मैं कुछ भी भूल नहीं सकती
सकती जो तुमने मेरे साथ किया, प्लीज मुझे और टॉर्चर मत करो। बाद में हम देखते हैं कि शेनयान क्लब में जाती है, जिस क्लब में वो कुछ दिन पहले काम कर रही थी। तब वो देखती है कि वो क्लब तो बंद हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उसे वहाँ चिनरैम मिलता है। तो वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चिनरैम कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, ये क्लब बंद हो चुका है क्योंकि सीई ने तुम्हारी मास्टर को ये क्लब बंद करने के लिए कहा है और वो यहाँ से जा चुकी है। मैं तो यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पे सीई आ जाता है और वो शेनयान से कहता है तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। तभी वहाँ पे रैम कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक लड़की को इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हो? तो सीई कहता है तुम हमारे बीच में मत बोलो और वो शेनयान को वहाँ से लेकर चला जाता है। देर बाद हम देखते हैं कि शेनयान के फादर उससे मिलने आते हैं। उन दोनों की सारी बातें मैनेजर सुन लेता है। शेनयान के डैड कहते हैं कि तुम बहुत ही बुरी बेटी हो, तुमने हमारे परिवार को डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शेन फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हमारे पास पैसे भी नहीं है और तुम्हारे ग्रैंडफादर भी मर चुके हैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसी बेटी होने से तो बेटी ना ही होती तो भी अच्छा था। ये सब सुन के हमारी शेनयान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो खुद को ब्लेम करने लग जाती है। तभी उसके फादर फिर से बोलते हैं कि अब तुम्हें सीई के साथ अच्छे से रहना है, अगर तुम सीई के साथ अच्छे से रहोगी तभी वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम फिर से लाइफ को जी सकते हैं। ये मेरी वार्निंग है कि तुम्हें उसके साथ ही रहना है और अच्छे से रहना है। और ये सब कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे सीई का मैनेजर आता है और शेनयान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? तो शेनयान कहती है कि नहीं, मुझे घर जाना है और कुछ नहीं। तो वो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। तो वो मैनेजर सीई को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। जैसे ही सीई को पता चलता है वो एक मीटिंग में होता है और वो मीटिंग हॉल छोड़कर घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो मीटिंग हॉल छोड़ता है, मीटिंग में बैठे सभी लोग सीई के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सर मीटिंग हॉल छोड़ के चले जाएं, या तो किसी लड़की का कारण है या जरूर कोई ना कोई मेजर इशू है। तभी सीई घर पहुंचता है और वो उसके दरवाजे के बाहर होता है। का मैनेजर उसे बोलता है कि दरवाजा अंदर से बंद है, क्या हम किसी को बुलाएं जो दरवाजा खोल सके? तो सीई कहता है नहीं, रहने दो, शेनयान को रेस्ट करने दो, मैं उससे सुबह बात करूंगा। जैसे ही मॉर्निंग होती है और सीई शेनयान के रूम के बाहर आता है और उसे आवाज देता है तो शेनयान नहीं सुनती है। फिर सीई कहता है शेनयान दरवाजा खोलो, ये हमारी लास्ट बात होगी, अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो मैं तुम्हें जाने के लिए छोड़ दूंगा, जहाँ तुम बोलो मैं तुम्हें वहीं जाने दूंगा। तो शेनयान दरवाजा खोल देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम यही करोगे? तो शेनयान कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, तुम जाके मेरे ग्रैंडपा की कब्र के पास माफी मांगो तो ही मैं तुमसे बात करूंगी। तो हमारा सीई उसकी कब्र के पास जाता है और माफी मांगता है और बाद में वो शेनयान को लेकर उसी जगह जाता है जहाँ से सब शुरू हुआ, उसी टेरेस के ऊपर। तो वो दोनों वहाँ पे खड़े हैं। तो वो शेनयान से पूछता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो शेनयान कहती है हाँ पूछो। तो वो पूछता है कि तुम्हारे फादर तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तभी वो फ्लैशबैक में चली जाती है कि एक टाइम था जब उसके फादर ने उसे शेनयान फैमिली, शेनयान कंपनी की पूरी अथॉरिटी उसके नाम कर दी थी, कि पूरी पावर उसी के पास थी। और वो स्कूल जाती थी तब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि शेन कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तभी वो अपने डैड से पूछती है कि डैड आपने मुझे पावर तो दे दी लेकिन कभी आपने कंपनी ज्वाइन करने नहीं दी, ऐसा क्यों? तो उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? और वो फ्लैशबैक से वापस आ जाती है। तभी वो सीई को कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तभी से मेरे डैड मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, जब उन्हें मतलब होता है वो तभी मुझसे बात करते हैं, वो मुझे फॉर ग्रांटेड ट्रीट करते हैं जैसे तुमने किया। ना तुमने मुझ पे कभी विश्वास किया, ना मेरे डैड ने मुझ पे कभी विश्वास किया। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, मैं पूरी तरह खत्म हो चुकी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं जो मेरी बात को समझ सके। तो सीई कहता है तुम क्या चाहती हो? मुझे कभी भी माफ नहीं कर सकती, तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, मैं उस चांस को कभी नहीं गवाऊंगा, तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो शेनयान कहती है कि एक टाइम था मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती थी। तो सीई कहता है मैं अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तो शेनयान कहती है अब ये बहुत मुश्किल है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ
हूँ मुझे वही सब याद आता है, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया मैं वो कभी नहीं भूल सकती, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वहाँ पीछे से चैन रैम की आवाज आती है जो शेनयांग को पीछे करके कहता है, तुम शेनयांग से क्या चाहते हो, प्लीज प्लीज उसे जाने दो यहाँ से। तभी सी कहता है कि शेनयांग तुम जा सकती हो, जो तुम्हें करना है तुम कर सकती हो, और वो वहाँ से चिनराम के साथ चली जाती है और सी उन्हें देखता रह जाता है। हम बाद में देखते हैं कि सी अपने मैनेजर को कहता है कि तुम लिंक ग्रुप के सारे शेयर शेनयान फैमिली के नाम कर दो, उनकी कंपनी के नाम कर दो, और वो पार्सल शेनयान को भिजवा देता है। जैसे ही शेनयान को वो पार्सल मिलता है तो शेनयान फ्लैशबैक में चली जाती है कि सी ने उसके साथ क्या क्या किया है। तभी चैन रैम उसे संभाल लेता है और उससे कहता है, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, हम अब्रॉड चले जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, हम वहाँ पे नई जिंदगी शुरू करेंगे। और जैसे ही वो उसे रूम भेज देता है, बाद में वो उस पार्सल को खोलता और देखता है कि सी ने शेनयान के नाम अपनी कंपनी के सारे शेयर्स कर दिए हैं, लेकिन वो उस पार्सल को वापस सी को ही भिजवा देता है। इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। ऐसे ही स्टोरीज को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।